यहाँ पर मैं एक मुख्तसर सी वजाहत करना चाहता हूँ। सूबे बंगाल और मदारस के दूर दराज देहातों के जहाँ मकामी जुबान बोली जाती है, सारे भारत के शहरों और अफवाज में जो जुबान बोली जाती है वो ऐसी उर्दू है जिसमें बमुश्किल 30-40 अल्फाज संस्कृत के शामिल किए गए हैं। ठेठ और कड़क संस्कृत सिर्फ सियासी जलसों में ही इस्तेमाल होती है। सारे भारत की अवामी जुबान वही है जो भारतीय फिल्मों और गानों में इस्तेमाल होती है। ये 30-40 संस्कृति अल्फाज याद करके और इन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करके बिला शक्को शोबा आप हिंदी जुबान बखूबी जानने वाले कहला सकते हैं। दौरान तरबियत मुझे 60 से ज्यादा ऐसे अल्फाज और इनका सही इस्तेमाल बखूबी असबर कराए गए थे। मैं शराब खाने से निकलकर रिक्शे पर बैठा और होटल की राह ली। वो क्लर्क जिसका नाम अशोक सिन्हा था होटल की लॉबी में मेरा मुंतजिर था। मैं इसे हमरा लेकर अपने कमरे में आ गया। शराब खाने में से हमरा लाई हुई बोतल खोली और इसे एक पैक बना कर दिया। मैंने इसे कहा कि अगर इंसान के काम ना आएगा तो क्या जानवर और परिंदे काम आएंगे। मैंने इसे कहा कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, अपनी जरूरत से ज्यादा तनहा है, बम्बई में रहाइश है, कारोबार बढ़ाने के लिए यहाँ आया हूँ, पंजाबी हूँ और जात पात पर यकीन नहीं रखता, इंसान दोस्त हूँ, तुम्हें परेशान देख कर ना रह सका और तुम्हें यहाँ बुला लिया। अब साफ साफ बताओ किस बात ने तुम्हें परेशान कर रखा है। जो कुछ भी मेरे बस में हुआ मैं तुम्हारे लिए करूँगा। शराब के नशे में अशोक जब के सब बंधन तोड़ बैठा और दाढ़े मार मार कर रोने लगा। मैं चाहता था कि वो ज्यादा ना रोए, क्योंकि दुख में रोने से न सिर्फ सुकून मिलता है बल्कि डांस भी मिलती है। मैं अशोक के बहुत करीब बैठ गया और कहा, मर्द रोया नहीं करते, तुम मर्द भी हो और फौजी भी हो, तुम्हें तो हरगिज रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी परेशानी को दूर करने की तदबीर करनी चाहिए और फिर मेरा वादा है कि तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। इसे तसल्ली दी तो वो बोला, साहब मेरे पिता स्वर्गवास हो चुके हैं, मेरी 3 बहनें हैं और सिर्फ इसी वजह से किसी की भी शादी नहीं हुई कि मेरी आमदनी इस कदर नहीं कि जहेज दे सके। सबसे बड़ी बहन की एक जगह सगाई हुई 2 साल हो चुके हैं, लेकिन महज जहेज ना होने की वजह से फेरे नहीं हो पाई। अब लड़के वालों ने सगाई तोड़ने की धमकी दी है। माता जी इसी गम में गुलगुल कर बीमार हो चुकी हैं। मैंने हर तरह से कोशिश करके देख लिया है, लेकिन कहीं से रकम का इंतजाम नहीं हुआ। मैं हर मुश्किल से मुश्किल काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी बहन की सगाई टूटते नहीं देख सकता। इसकी दुख भरी कहानी बरसगीर के 80% घरानों की दास्तान थी। लाखों लड़कियां जहेज ना होने की वजह से शादी की उम्र को अबूर करके बूढ़ी हो चुकी हैं। वालिदैन की मजबूरी को लड़के वाले सुनना भी पसंद नहीं करते और लड़के का बाकायदा बाव ताव करके इसे ब्याहते हैं और जिन लड़की वालों के पास देने को कुछ नहीं होता वो झूठी आस लगाए बूढ़ी हो जाती हैं और जो जरा मॉडर्न जहन रखती हैं वो घर से भाग जाती हैं और इनका अंजाम भी लाहिर किसी का बहाने में होता है। मैंने अशोक से पूछा कि इसे कितनी रकम की जरूरत है। इसने कहा कि बड़ी बहन की शादी के लिए अगर इसे 50,000 रुपए मिल जाएं तो वो बआसानी इस फर्ज से सबकदोश हो सकता है। मैंने इसे कहा कि अगर इसे 25,000 भी मिल जाए तो वो सिर्फ एक बहन की जिम्मेदारी से ओहदा भरा हो सकेगा, दूसरी 2 बहनों की जिम्मेदारी तो फिर भी इस पर बाकी रहेगी। मैंने इसे कहा, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, मुझे भी एक मुखलिस दोस्त की तलाश है और शायद तुम ही ऐसा दोस्त साबित होगे। बहरहाल फिक्र न करो, मैं तुम्हारी इस मजबूरी में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैंने इसे कहा कि बम्बई में हमने एक क्लब बनाया हुआ है जिसके मेंबर सिर्फ गैर शादीशुदा मर्द और औरत बन सकते हैं। इस क्लब में हम हर तबके के लोगों को मेंबर बनाते हैं और इनके लिए न सिर्फ मौजूद रिश्ते तलाश करते हैं बल्कि शादी के वक्त भरपूर माली आनत भी करते हैं। तुम्हारी बड़ी बहन की शादी के लिए अपनी तरफ से और क्लब की तरफ से पूरे 25,000 का बंदोबस्त करूंगा, बल्कि तुम्हारी दूसरी बहनों के लिए भी क्लब की मदद से मौजूद रिश्ते तलाश करूंगा। मैंने इसे हासी तसल्ली दी और फिर अचानक जैसे कुछ याद आ गया हो इसे कहा कि बहुत सारे फौजी भी हमारे क्लब के मेंबर हैं और इन मेंबरों में जहाँ तक मुझे याद है टैंक रेजिमेंटों के कुछ जवान और अफसरान भी शामिल हैं। फिर याददाश्त पर जोर देते हुए कहा कि जहाँ तक मुझे याद है टैंक की ही किसी रेजिमेंट का एक जवान जो हमारा मेंबर बना था वो यहाँ ट्रेनिंग हासिल करने आया था। इसकी एक बहन की शादी भी इसी वजह से रुकी हुई थी। वो गालबन पंजाब के इलाके का था और हमारे क्लब की दिल्ली की शाह से मेंबर बना था। इसकी बहन की शादी भी हमारे क्लब की माली आनत से हुई थी। क्लब के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक इसने क्लब से हासिल शुदा रकम नहायत मामूली एक साथ में वापस करनी थी। 2-3 एक साथ की अदायगी के बाद इसने फिर राब्ता नहीं किया। मैंने माथे पर हाथ मारते हुए कहा कि इसका नाम और रेजिमेंट जहन से निकल गई है, लेकिन इसका नाम सामने आते ही मैं फौरन पहचान लूंगा और इससे राब्ता करके इससे बकाया के साथ की अदायगी का मुतालबा करूंगा। मैंने इसे कहा कि माली आनत हासिल करने वाले अगर एक साथ की अदायगी भी बंद कर दें तो इस नेक मकसद के लिए कायम क्लब आखिर कैसे चल सकता है। मैंने दोबारा कहा कि अगर नाम और रेजिमेंट की लिस्ट सामने हो तो मैं इसे पहचान लूंगा।
अशोक को अपनी मुश्किल हल होते सामने नजर आ रही थी और इसके लिए इसे मेरी खुशनुदी की जरूरत थी। इसने कहा कि साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने का वादा किया है। ये है तो खिलाफ ज़ाब्ता और कानून के मुताबिक पकड़े जाने पर मेरा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी मुकम्मल फाइल जो कि मेरे दफ्तर के एक क्लर्क के पास है किसी तरह हासिल करके आपको होटल में ला दूंगा और आप इससे अपने मतलूबा शख्स को तलाश कर लीजिएगा। अगली सुबह दफ्तर के वक्त से पहले वो फाइल आपसे वापस ले जाऊंगा। इसका जिक्र भी किसी से न कीजिएगा। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे रुखसत करते वक्त 1000 रुपया इसकी जेब में डाल दिया। इस फाइल का असूल मेरे लिए किसी जैकपॉट से कम न था और अशोक को मैंने अपने काबू में कर लिया था। अगले दिन मैं एडीओस के दफ्तर गया और एडीओस से मिला। लेफ्टिनेंट कर्नल गुप्ता एडीओ था और मैं पहले रोज भी इसे मिल चुका था। मैंने इसे कहा कि मुझे यहाँ आए कई रोज हो चुके हैं और मेरी चाय के सैंपल अभी तक आपके दफ्तर में ही पड़े हुए हैं। मैं मुंबई की पुररौनक जिंदगी से दूर होटल में एक तरह से मुकीद हो चुका हूँ और बहुत बोर हो रहा हूँ, इसलिए आप मेरे सैंपल मुतलका लोगों तक भिजवाएं ताकि जल्द कुछ फैसला हो सके। एडीओ से मेरी सारी गुफ्तगू इंग्लिश में होती थी। वो मेरी शख्सियत, लिबास और नबी अंग्रेजी से मुतासर हुआ या इसके पेशे नजर भी नोटों की चमक थी। इसने मेरे सामने अपने दफ्तर के एक क्लर्क को मेरे सैंपल लंगर भिजवाने का ऑर्डर दिया और फिर मुझे कहा कि ये महज एक रस्मी कार्रवाई है कि सैंपल लंगर में इस्तेमाल करने के लिए भेजे जाते हैं। मैं बगैर लंगर में भेजे भी फैसला कर सकता हूँ और जहाँ तक तुम्हारी बोरियत का सवाल है तो कल शाम तुम मेरे मेहमान होगे और मैं तुम्हें अपने हमरा ऑफिसर्स मेस में ले चलूंगा। मैंने कर्नल गुप्ता का शुक्रिया अदा किया और इससे इजाजत लेकर इस दफ्तर में क्लर्कों के पास आ गया। श्याम से कुछ देर गपशप की। इसने बताया कि कर्नल गुप्ता ने आपके सैंपल लंगर में भिजवाने का ऑर्डर किया है। मैंने इसे कहा कि मैं इसी से मिलकर आ रहा हूँ। अब चूंकि हमें जल्द काम करना है इसलिए मुझे कैंप कमांडेंट के दफ्तर ले चलो। वहाँ जाने का उज़र मैंने ये बताया कि चूंकि मेरे सैंपल लंगर में जा रहे हैं इसलिए शायद आज या कल वहाँ इस्तेमाल किए जाए। कैंप में रहने वाले लंगर के मुताबिक कोई शिकायत भी डायरेक्ट लंगर में नहीं कर सकते बल्कि अपने सीनियर्स के जरिए कैंप कमांडेंट से कर सकते हैं। कैंप कमांडेंट का दफ्तर इस शिकायत की छानबीन करता है और यह फौजी डिसिप्लिन का लाजमी हिस्सा है। थोड़ी देर के बाद श्याम मुझे हमरा लेकर कैंप कमांडेंट के दफ्तर चला गया। मैं अशोक से मिलना चाहता था। अशोक ने मुझे देखा और मुझे इसके चेहरे पर एक इत्मीनान नजर आया। इसने आंखों ही आंखों में मुझे जता दिया कि काम हो गया है। वहाँ रस्मी बातचीत हुई। श्याम ने एक दूसरे क्लर्क को कहा कि इनके आज सैंपल लंगर में भिजवाए जा रहे हैं। अगर कोई शिकायत वहाँ से आई तो मुझे बता देना। ये दूसरा क्लर्क वही था जो गुज़िश्ता रात श्याम और अशोक के हमरा आया था। वहाँ से जब हम वापस लौटने लगे तो कैंप कमांडेंट से अचानक आमना सामना हो गया। श्याम ने इसे सैल्यूट किया। मेरी तरफ इसने सवालिया नजरों से देखा तो मैंने आगे बढ़कर अपना तारुफ करवाया, अपने अहमदनगर आने की वजह बताई और कहा कि मेरी चाय के सैंपल आज लंगर में भेजे जाएंगे। हम दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे। कॉलरों पर सुरह पट्टी लगाए और कैंप कमांडेंट की पोस्ट पर मुतय्यन अकड़ा हुआ फुल कर्नल मुझे एक मामूली क्लर्क के हमरा देखकर खुश न हुआ। अगर आप मुझसे मिलने आए हैं तो मेरे दफ्तर में आ जाएं। मैंने श्याम को इशारा किया और कर्नल के पीछे पीछे ही इसके दफ्तर में दाखिल हो गया। बहुत सजा सजाया दफ्तर था। कर्नल ने मुझे बैठने को कहा। मैं चाहता था कि कर्नल को भी मुतासिर कर लूं। इनिशियल्स के साथ इसका नाम मल्होत्रा था। मैंने इसे कहा कि कर्नल साहब, मैं 2 मरतबा आपसे मिलने यहाँ तक आ चुका हूँ लेकिन आप दफ्तर में मौजूद ना थे। मेरी चाय टेस्ट के लिए एडीओस के ऑफिस से लंगर तक पहुँच चुकी है। असूलन मुझे पहले आपसे मिलना चाहिए था क्योंकि सारा कैंप और इसमें रहने वाले ऑफिसर्स और जवानों के आप इंचार्ज हैं और इनकी मुकम्मल देखभाल आपके जिम्मा है। आपके दफ्तर आने के लिए मैंने एडीओस के एक क्लर्क को हमरा लिया क्योंकि मुझे मालूम हुआ था कि आपके दफ्तर में आने और आपसे मिलने के लिए दरख्वास्त देनी पड़ती है। मैं यहाँ होटल में ठहरा हूँ और ज्यादा दिन यूं ही नहीं रह सकता, इसलिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही मैंने अपना बिजनेस कार्ड कर्नल को पेश किया। मौसम अभी खासा गर्म था। कैंप के राउंड की गर्मी कमरे में लगे एयर कंडीशनर ने कम कर दी थी। कर्नल भी ठंडा हो चुका था। बगैर अपॉइंटमेंट के आने की जब मैंने दोबारा माजरत की तो कर्नल ने मुझसे पूछा कि मैं चाय पीऊंगा या कॉफी। मैंने कहा कि चाय, बशर्ते कि आप मेरी चाय के सैंपल से चाय बनवाएं। मेरे ब्रीफ केस में 2 सैंपल के पैकेट पड़े थे, वो दोनों निकाल के मैंने मेज पर रख दिए। कर्नल ने अपने बैटमैन को बुलाया और इसे मेरी दी हुई चाय बनाने का कहा। थोड़ी ही देर में चाय बनकर आ गई। कर्नल ने चाय का घूंट लिया तो पूछा कि इसके दाम क्या हैं। मैंने कीमत बता दी। चाय का कप खत्म करते ही इसने इंटरनल फोन पर लंगर इंचार्ज को फोन किया और कहा कि आज जो नई चाय तुम्हारे पास आ रही है वो मैंने पी है और मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। चंद लम्हे इधर उधर की बातचीत के बाद मैंने इससे इजाजत चाही और चलते चलते कहा कि कल मैं कर्नल गुप्ता की हमरा ऑफिसर्स मेस में आ रहा हूँ। उम्मीद है वहाँ आपसे भी मुलाकात होगी। कर्नल मल्होत्रा ने इस बात में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यंग मैन, यू लुक लाइक एन ऑफिसर।
So try to remain among officers. मैंने दोबारा इसका शुक्रिया अदा किया। कर्नल मुस्कुराते हुए बोला, मेरी ट्रांसपोर्ट तुम्हें होटल तक छोड़ आएगी। 10 मिनट के अंदर एक जीप दफ्तर के सामने आन रुकी, जिस पर मैं होटल में आ गया। कर्नल मल्होत्रा और कर्नल गुप्ता को क्या मालूम कि जो काम इनके दफातर के क्लर्क मेरे लिए कर रहे थे वो किसी सूरत भी अमंग द ऑफिसर्स रहने से नहीं हो सकते थे। होटल आकर मैंने खाना खाया और रात को अशोक से मिलने वाली फाइल के ख्यालों में गुम हो गया। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।